नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और हाजिर है हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस। आइए एक घंटे तक अगले अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं हेडलाइंस के साथ। गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से जारी, 4 जवान शहीद। पहली दफा पाकिस्तान ने किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल। जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर असेंबली में भी उठा 4 जवानों की शहादत का मुद्दा। बीजेपी ने तहरीक मजम्मत पेश करने का किया मुतालबा। पीडीपी और हिज़्ब इख्तिलाफ ने हिंद पाक बातचीत पर दिया जोर। खवातीन की मदद के लिए जल्द शुरू होगी 181 हेल्पलाइन। माहिरीन की टीम करेगी खवातीन की मदद। शेल्टर होम का मंसूबा भी हुकूमत के जेर गौर। कुलगाम सेक्स रैकेट में 4 लोग गिरफ्तार। मुतासिरा ने लगाया पुलिस और सियासतदान पर इल्जाम। एमएलए ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। और बच्चों की नाकामी का खामियाजा भुगतेंगे असातिज़ा। गांदरबल में 10 असातिज़ा को किया गया बर्खास्त। मैट्रिक एग्जाम में नाकिस कारकर्दगी का भरा हर्जाना। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। पाकिस्तान अपनी नापाक और बुज़दिलाना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इतवार शाम से शुरू हुई शेलिंग और गोलीबारी पूरी रात जारी रही। पुंछ और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए फ्रंटल पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर शेलिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में बौखलाए पाकिस्तानी रेंजर्स ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। आमतौर पर इस तरह की मिसाइल जंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। इस हमले में भीमबर गली सेक्टर में तैनात एक अफसर समेत 4 फौजी शहीद हो गए, जबकि एक जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग और खास तौर से गोले दागे जा रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी पहली बार पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस्तेमाल किया है। आमतौर पर इस तरह के मिसाइल जंग के दौरान ही इस्तेमाल होते हैं। इस हमले में भीमबर गली सेक्टर में तैनात एक अफसर समेत 4 फौजी शहीद हुए, जबकि एक जवान शदीद तौर पर जख्मी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाकों में भी ये गोले और गोलियां आते हैं। तो पाकिस्तान हमले में फौज ने अपने एक नौजवान ऑफिसर कैप्टन कपिल कुंडू को खो दिया। शहीद कपिल कुंडू हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे। 2012 में एनडीए के लिए मुंतखब हुए कपिल की आइंदा 10 फरवरी को 23वीं बर्थडे थी। वालिद के इंतकाल के बाद कपिल ही अपनी वालिदा और 2 बड़ी बहनों का सहारा थे। कपिल अपनी शादीशुदा बहनों से भी बहुत करीब थे और अपनी ज्यादातर बातें वो उन्हीं से शेयर करते थे। अपनी बहन के लिए उसने कुछ दिन कबल एक नज्म भी लिखी थी। तो कैप्टन शहीद कपिल कुंडू, जिन्होंने बहुत कम उम्र में जाम शहादत हासिल किया, ये उनकी मां की आप तस्वीर देख रहे हैं। बेहद गमजदा हैं, लेकिन अपने बेटे की मुल्क के लिए हुई शहादत पर फख्र भी है। उनकी बहनें अपने भाई को याद कर रही हैं। वो अपनी बहनों के बेहद करीब थे और छोटे भाई होने के चलते वो बहनों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तवज्जो देते थे। तो शहीद कपिल की तरह उनकी वालिदा और बहनें भी फौलादी असाइब की मालिक हैं। जी मीडिया से बात करते हुए उनकी वालिदा और बहन ने कहा कि हुब्बुल वतनी का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। गुड़गांव के रंसिका गांव की शान कपिल कुंडू, जिसको हर कोई अपने हीरो की तरह देखता था, आज उसके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। उनकी मां सुनीता हमारे साथ हैं। माताजी, आपको ये कब खबर मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है? उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। रात को 1:30 बजे बेटा। 1:30 बजे? हाँ जी। तो आपकी कपिल से बात कब हुई थी? क्या बातें करता था? क्या जुनून था उसका? बस बेटा वो यही कहता था कि मम्मी, मैं आपका बेटा नहीं, मैं देश का भी हूँ, लेकिन मुझे कभी रोकना मत किसी काम के लिए। मैं जो करना चाहता हूँ मेरे को वो करने देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, जो तेरे दिल में आता है वो कर, लेकिन ऐसा करना कि हमें मतलब नीचा ना देखना पड़े किसी चीज़ के लिए। कहता था नहीं मम्मी, आपको मैं कभी नीचा नहीं देखने दूंगा। और कोई नहीं बेटा, बहुत रिस्पॉन्सिबल था वो।
अपनी जिम्मेदारियों को समझता था, हर तरह से, घर की भी और अपने देश की भी। कभी उसने ना माँ की तरफ से मुंह मोड़ा था, ना अपनी बहनों की तरफ से, ना बेटा अपनी जॉब की तरफ से। फौज में जाने की बात कब की उसने? और आपका इकलौता बेटा था, आपने रोका नहीं उसको कि भाई फौज में क्यों? नहीं, 12th पास करते उसको एनडीए का टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया, वो अपना चला गया। हम भी खुश थे कि बच्चे को अपनी वो हो गया। उसको शौक था, पहाड़ों का भी था, जंगलों का था, उसको लिया कोर में था, लेकिन वो इन्फेंट्री में गया। कहने मैं कोर में नहीं रहूंगा, मैं इन्फेंट्री में रहूंगा। उनके कर्नल ने भी उसका साथ दिया, 2 साल के लिए उसको जैकलाइट में भेजा। अब उसका आ गया था कि लेटर की भी तो कोई इसी में रहना है। हमने भी नहीं मना किया, मन का भी चलो इसका है शौक तो कोई बात नहीं। ये नहीं था, हमारे मन में कभी भावना नहीं थी कि भी मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। तो घर पे जब बात होती थी किस तरह से देशभक्ति की बातें करता था, क्या कहता था? बेटा वो लिख के बयान करता था, अपना लिख के बयान करता था। चिट्ठी लिखता था? चिट्ठी नहीं, अपनी कविताएं लिखता। हाँ, लिखता था वो। उसकी डायरी शायद उसके सामान में होगी भी, एक आधी उसने हमारे उस व्हाट्सएप पे ही भेजी है, लेकिन वो लिख के करता था अपना। और उसका जज्बा ज्यादा ही था। हम यही सोचते थे, कहता था मम्मी हमें 4 साल एनडीए में यही सिखाया जाता है, हम इसी के लिए बने हैं, हमारे यही है बस, जो कुछ है हमारा देश है। हमारी सोच ही बदल जाती है उनके वहां पर जाके, सोच ही बदल गई थी उसकी। परिवार में कौन कौन है कपिल के? मेरी बेटियां हैं 2, मैं हूँ, बेटी की 3 बेटियां हैं। उसके चाचा का परिवार है, उसके 2 भाई हैं चाचा के बेटे, ये परिवार हमारा। तो पिताजी का कब देहांत हो गया था कपिल के? पिताजी का यही 8 फरवरी आने वाली है, इसमें 6 साल हो जाएंगे। 6 साल हो जाएंगे। हाँ जी, 2012। और छुट्टी कब आने वाला था कपिल? छुट्टी अभी 11 फरवरी को। उसका जन्मदिन कब है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को। मेरे को तो आज ही पता चला कि वो 11 फरवरी को आ रहा था। मेरे को तो हर बार आके सरप्राइज देता था, जब दरवाजे आगे उतरता था, जब मेरे को पता चलता था कि मेरा बेटा आ गया है। अपनी बहनों को ही बताता था, बहनों से ज्यादा अटैच था वो, माँ से भी ज्यादा। उसकी अपनी बड़ी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता था। बहनें बड़ी हैं दोनों, छोटी को तो फिर भी वो बड़ी नहीं छोटी बहन समझता था, लेकिन बड़ी बहन को तो वो अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता था। अपनी माँ बहन के साथ हर बात शेयर करता था। कभी उसने अपनी बहन को तो आपने देखा, अब मजबूत दिल उनकी माँ, लेकिन अपने बेटे के जाने का गम है, लेकिन फख्र भी है कि मुल्क के लिए, कौम के लिए उसने शहादत पाई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में एलओसी पर हुई गोलीबारी में शहीद हुए जवानों के घर मातम का माहौल है। ग्वालियर के राइफलमैन राम अवतार के घर के लोग गहरे सदमे में हैं। राम अवतार ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना हल्के के बरुआ गांव के रहने वाले थे और उनकी अहलिया के अलावा एक बेटा और बेटी है उनके घर पर। राम अवतार 3 साल कबल ही फौज में भर्ती हुए थे। कब सूचना कब आई थी अपने पास सेना से? शाम को आई थी। शाम कितने बजे? कोई 8:30 का टाइम। अच्छा, कल की बोला था उन्होंने। क्या? और कल पे जाएगा। 2 दिन का। कब भर्ती हुए थे भाई साहब सेना में? 3-4 साल हो गए। 4 साल, 5 साल हो गए। 5 साल। और पाकिस्तानी फायरिंग में जम्मू कश्मीर के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू के कठुआ के रहने वाले शुभम सिंह राइफलमैन थे। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शुभम के आबाई गांव मकांदपुर में जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची, पूरे गांव में गम का माहौल है। घर वालों और दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा कि शुभम अब उनके बीच नहीं रहे। वो कभी नहीं बताता था कि क्या माहौल चल रहा है। वो हमेशा यही बोलता था कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप किसी भी बात की टेंशन ना लो। कैसा लड़का था शुभम? बहुत अच्छा लड़का था, किसी को कोई भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा था वो। इसके अलावा सांबा जिले के घगवाल तहसील के रहने वाले हवलदार रोशन लाल भी इस हमले में शहीद हो गए। शहीद रोशन लाल महज 19 साल की उम्र में ही फौज में शामिल हो गए थे। उनकी बीवी और बच्चे उनके घर में 2 हैं। बड़ा लड़का क्लास 10 में, जबकि बेटी दर्जा
8 में पड़ती है और रोशन लाल की शहादत की खबर जैसे उनके आबाई गांव निछला पहुंची, लोग उनके घरों पर जमा होना शुरू हो गए। मकामी लोगों का इस बात पर फख्र है कि मुल्क की हिफाजत में उन्होंने शहादत हासिल की है। वहीं अजीज और अकारिब बच्चों की परवरिश और तालीम को लेकर फिक्रमंद है। अगर आज युद्ध होता है तो वो एक ऐसे इंसान थे कि अगर उनको युद्ध में छोड़ दिया जाता तो शायद वो 150 लोगों को, 150 दुश्मनों को मारकर ही वापस आते। वो बहुत बड़े योद्धा थे, वो एक सैनिक ही नहीं थे, वो एक संत भी थे, इतने पुजारी थे, बहुत बड़े वक्त थे वो। और समाज में उनका मान प्रतिष्ठा इस प्रकार का था कि हर कोई आप जिससे भी बात करेंगे यही कहेगा कि उन्होंने समाज की सेवा भी की है। किसी ने भी उनको काम बताया होगा तो उन्होंने ना नहीं की होगी, हर किसी का काम किया होगा और इस प्रकार का जुनून था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुलेआम युद्ध लड़ने की बजाय हमारा भाई जो है उनको मोर्चों में बैठ के प्रॉक्सी वार में शहीद होने पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि 2 शब्दों की बात है, जहां तो युद्ध करो जहां बात करो। अगर युद्ध करते हैं तब जीत हमारी होगी, अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की बेमतलब की बेबुनियादी बार जो है ये बंद हो जाएगी और बिना वजह हमारे जवान जो हैं वो इस प्रकार से मारे नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 4 भारतीय फौजियों की शहादत के बाद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज हर तरह के हालात से निपटने की अहलियत रखती है। उन्होंने फौज पर पूरा एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसकी हरकत का जवाब जरूर दिया जाएगा। जवान कैप्टन मारा गया है सर, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता, क्या करोगे सर? मैं समझता हूँ भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों को पूरा यकीन है। पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी में 4 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के बाद ममलिकती वजीर बराए दाखिला हंसराज अहीर ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि इसका जवाब दिया जाएगा। हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, हमारे सेना के जवान भी छोड़ेंगे नहीं, ना हमारे सुरक्षा बल के जवान छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतों को हम माफ नहीं करने वाले हैं। तो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से पूरा मुल्क नाराज है। शहीद कपिल के घर के बाहर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। उधर लगातार हो रही सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर अब फौज भी जारहाना हिकमत अमली अख्तियार करने पर गौर कर रही है। जराये के मुताबिक फौज ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अब तैयारी भी शुरू कर दी है। फौज के तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। और पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल होने वाली गोलीबारी से जानी और माली नुकसान के साथ ही तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर होती हैं। महीनों महीनों स्कूल बंद रहते हैं, बच्चों के इम्तहानात सर पर हैं, लेकिन सरहद पर जारी कशीदगी के सबब बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही उनकी तैयारी हो पा रही है। कल हुई शेलिंग के बाद इंतजामिया ने एहतियातन LOC के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले राजौरी जिले के 84 स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। गुज़िश्ता 1 माह से ये सरहदी इलाके पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी के निशाने पर हैं और इन हालात में बच्चे जब तक घर नहीं लौट आते वालिदैन को उनकी फिक्र सताती रहती है। मकामी लोगों का कहना है कि मुश्किल घड़ी में आर्मी की मौजूदगी से ही उन्हें हौसला मिलता है। और मुझे पता नहीं था कि आज स्कूल लगेगा। मैं स्कूल से मैं वापस जा रही हूँ घर और बॉर्डर के 82 स्कूल बंद है और मेरा स्कूल भी इनमें ही आता है। हमारे पेपर मार्च में आ गए और स्कूल में कभी छुट्टियां पड़ती है और कभी स्कूल लगते हैं। तो अचानक जब बच्चे स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं तो अचानक रास्ते में फायरिंग शुरू होने हो जाती है, तो परेशान होते हैं बच्चे। लोग वापस जाते हैं, जब घर बाजार गए होते हैं, बाजार से वापस घर लौटते हैं तो रास्ते में अचानक शेलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो हमारा जो माहौल है ये मुख्तलिफ है रियासत के बाकी हिस्सों से। बॉर्डर का जो भी बेल्ट है ये लोग एक इस दहशत की चक्की में पीसे हुए हैं।
तो लिहाजा यहाँ हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसे कदम उठाए, इन लोगों को कोई सेफ जगहों पे कोई कॉलोनियां दे, खासकर कोई सेफ जगहों पे स्कूल हों। तो हमारा ये बच्चों का जो फ्यूचर है ये डार्क हो रहा है। यहाँ की ज्यादा आबादी जो है ये गरीब है, उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। अब देखते हैं कि कब से गोला बंद होगा तो हम बच्चों को स्कूल भेजें। तो यहाँ का यही माहौल है और ये कल्चर है। उधर पुंछ के बालाकोट से लेकर करनी शाहपुर तक सभी इलाकों में लोग दहशतजदा हैं। इंतजामिया ने लोगों से बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने की ताकीद की है। पुंछ के डीडीसी तारिक अहमद जरगर ने बताया कि हिफाजत के पेश नजर बालाकोट से शाहपुर तक 50 सेंटर कायम किए गए हैं जो पूरी तरह महफूज हैं। इलाके के लोग मुसलसल बंकर बनाने का मुतालबा कर रहे थे। डीडीसी के मुताबिक हुकूमत ने 1300 छोटे और 650 कम्युनिटी बंकर की मंजूरी दे दी है और जल्द ही 40 कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे। इधर 4 जाबाज हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर आज रियासती असेंबली के मेंबरान ने जबरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अरकान असेंबली ने पाकिस्तान की बुज़दिलाना और शर अंगेज कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान को इसकी कड़ी कीमत चुकानी होगी। बीजेपी मेंबरान जहां अपनी सीट पर खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं बीजेपी मेंबरान पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मती तहरीक का मुतालबा कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से वज़ीर आला से ऐवान में जवाब देने का मुतालबा किया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह जानना चाहा कि सरहदी इलाकों में कब तक बेकसूरों की जान जाती रहेगी। शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दी। और बीजेपी अरकान असेंबली चाहते थे कि ऐवान में पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मती तहरीक पेश की जाए। बीजेपी के इस मुतालबे को उधमपुर के आजाद रुकन असेंबली पवन गुप्ता ने भी हिमायत दी। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम देने का वक्त आ गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई और 4 जवान जो है हमारे शहीद किए, इसमें मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे में बीजेपी एमएलए के साथ साथ इंडिपेंडेंट एमएलए उधमपुर से पवन गुप्ता ने भी आज असेंबली में हंगामा किया और ये मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए। सर, क्या मांग है आपकी? ऐसा है कि कल की जो बर्बरतापूर्ण जो हरकत पाकिस्तान ने की है, जिसमें हमारे भारत के 4 वीर जवान शहीद हुए हैं, तो मैं ये चाहता था कि असेंबली के अंदर में निंदा प्रस्ताव लाया जाए। क्योंकि ये असेंबली 2 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, उस दिन के बाद में आज तक हमारे बहुत सारे जो बेगुनाह सिविलियंस मारे गए हैं, बहुत सारे हमारे जवानों ने शहादत दी है सीमा की सुरक्षा करते हुए। तो मैं चाहता था कि ये असेंबली एक स्वर में, एक ध्वनि में निंदा प्रस्ताव लाए और उसको। लेकिन ऐसे में निंदा प्रस्ताव नहीं लाया गया है, अभी हाउस एडजर्न हो गया है। तो आप क्या मांग करते हैं? जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस मसले पे अपनी दबी आवाज़ में भी कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं, अभी तक कोई उनका बयान नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये उनका काम है कि वो क्या करें, पर मैं ये चाहता था कि ये निंदा प्रस्ताव पास हो और निंदा प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान को एक स्टर्न मैसेज दिया जाए कि जम्मू कश्मीर एक है, भारत का अटूट अंग है, था और रहेगा। और ये मैसेज जब जाता तो शायद पाकिस्तान को ये पता लगता कि वो जिस चीज़ की वो एक चाह रखता है इसको हड़पने की, वो उसकी चाह कभी जीवन में पूरी नहीं होगी। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, किस तरह से इसकी निंदा करते हैं? क्योंकि आम लोगों को, जो मासूम लोग हैं जिनके घरों के ऊपर जो फायरिंग और मोटरा शेलिंग की गई है, वहाँ उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जितनी निंदा की जाए ये उतनी कम है। पाकिस्तान को मैं कभी राष्ट्र माना ही नहीं। पाकिस्तान तो एक देश है, उस देश को सेना कंट्रोल करती है, राष्ट्र वो कभी पनप नहीं सका। पाकिस्तान इज़ नॉट ए नेशन, इट इज़ ए स्टेट एंड इट हैज़ नेवर डेवलप्ड इनटू ए नेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो आज सेना की उसकी जो बर्बरता जो है वो पूरी दुनिया के अंदर में आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, इस वक्त माहौल नहीं बन सकता? बिल्कुल, इस वक्त कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जब बातचीत करना बेईमानी है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तान को जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 30-40 सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान ने जो आतंक के अड्डे जो पनप रहे हैं उनको सबको कुचला जा सके और पाकिस्तान के ऊपर में जितना कठोर हम एक्शन ले सकते हैं
वो हम उतना एक्शन ले, नहीं तो ये थे पवन गुप्ता जिनका कहना है सख्त से सख्त जो है एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से नापाक हरकत उसने दिखाई है इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना को देना होगा आने वाले दिनों में। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। वहीं बीजेपी लीडर और पीएचई वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल फौज और शहरियों को निशाना बना रहा है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। हमारे साथ हैं पीएचई मंत्री हैं सर, आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान की जिस तरह से 4 जवानों को शहीद किया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, सरकार का क्या मुतालबा है इसमें? जहां तक आए दिन बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रहती है, मैं तो कहूँगा जहां तक पाकिस्तान एक ऐसी बशर्म कंट्री है जिसको ना अपने लोगों की परवाह है, ना अपने फौजी की परवाह है, ना रेंजर की किसी की परवाह है। जितने भी लोग उनके मारे जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को वो आए दिन कोई ना कोई जवान, कोई अफसर शहीद होता है। जैसे आज भी हरदोरी में हमारे एक कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमें तो बहुत अफसोस लगता है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हमारी जहाँ से BSF सेना उसका काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब तो देती है। लेकिन मैं तो कहूँगा ऐसे देश को और ऐसे हर आदमी ने कंडेम करना चाहिए, हर छोटे से लेकर बड़े तक। और सरकार ने क्या, आम जनता भी इसको कंडेम करती है कि इस देश को पूरी दुनिया में इस तरह से, सारी दुनिया में इसको हर आदमी जो चाहता है कि ये आतंकवाद प्रोत्साहित देश है, इस देश को जितना भी कंडेम करे वो कम है। ऐसे में जिस तरह से निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की, बीजेपी के MLA भी खड़े हुए, ऐसे में एक स्वर में बात नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं अपोजिशन के जो MLA थे वो इससे डिफरेंस रखते थे। वो आप समझते हैं कि जो लोग जो इस बात के स्वर में बात नहीं करते, वो ऐसे लगता है कि वो उनके हमदर्द हैं। और सही देखा जाए तो जो अपने देश की चिंता नहीं करता, जो अपने फौजी को अपने देश में जो सुरक्षा बल उनकी चिंता नहीं करता, तो वो कितना देशभक्त है, वो देश जरूर। एक आखिरी सवाल सर ये है कि वहाँ लोगों की सेफ्टी को लेके, वहाँ लोगों को पीछे लाने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी, क्या काम हो पाया उस पर? जहाँ तक बॉर्डर पे आए दिन पता नहीं होता कि फायरिंग कब होनी, या तो लगातार फायरिंग हो तो उसको पीछे बिठाया जा सकता है। जब भी फायरिंग होती है, जब लोग पीछे आते हैं, सारी कमेटी भी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है, सरकार भी देखती है। लेकिन जब फायरिंग बंद होती है, लोग जब वापस जाते हैं, उसके बाद दोबारा जब फायरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इस पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई जमीर, अपना कोई दीन मजहब है ही नहीं है, तो इसलिए उनका कोई पता नहीं कब वो फायरिंग शुरू कर देता है, जब हमारा नुकसान होता है। तो आप सुन सकते थे, तो ये श्यामलाल चौधरी थे, यहाँ हुकूमत में जो है मंत्री भी हैं काबीना के। इनका कहना है कि पाकिस्तान एक कायर देश है, जिस तरह से उसने रहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, और एक स्वर में पाकिस्तान की निंदा होनी चाहिए और सभी पार्टियों की तरफ से होनी चाहिए। और जो पार्टी इसकी निंदा नहीं करती है तो उसको अपने आप को देशभक्त कहलाने का हक नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मती तहरीक पेश करने को लेकर PDP BJP इत्तेहाद अलग अलग मौक़िफ़ लेते दिखे। पार्लिमानी अफेयर्स के वजीर अब्दुल रहमान वेरी ने कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी पर चलकर ही खित्ते में देरपा अमन कायम किया जा सकता है। हमने उस वक्त भी कहा कि ये 2 मुल्कों के दरमियान जो टकराव, उससे सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता है वो जम्मू कश्मीर का अवाम होता है। इसलिए हमारा अव्वल से हमारा स्टैंड ये रहा कि पीस एंड रिकन्सिलिएशन प्रोसेस इज द ओनली वे आउट, डायलॉग इज द ओनली वे आउट। और वो 2 मुल्कों के दरमियान बातचीत का रास्ता जो अटल बिहारी वाजपेयी का डॉक्टर जो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू की थी, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इस खित्ते में एक देर बा अमन का माहौल कायम हो जाए। क्योंकि वाजपेयी जी का जो इस प्रोसेस उन्होंने शुरुआत किए थे, हम सब चाहते हैं कि उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए और उस प्रोसेस को आगे लिया जाए, ताकि इस खित्ते में देर बा अमन कायम किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस डायलॉग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन इस मसले का निकाला जाए। असेंबली में आज जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मती तहरीक पेश करने का मुतालबा किया जा रहा था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला भी ऐवान में मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने सरहद जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुस्बत और मानेखेज बातचीत की हिमायत की। जो बात वीरी साहब ने की बिल्कुल सही की, और इससे पहले जो हमारे नौजवान साथी जावेद बेग साहब कह गए सही है। हमारे तरफ से कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए जिससे कि हालात जो हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएं। वैसे भी एक आदत सी बन गई है कि हम अपने बयानों के ज़रिए
माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बनिस्बत के माहौल को बनाने की। मुझे लगता है अगर इस हाउस से कोई रेजोल्यूशन जाना चाहिए, वो यही रेजोल्यूशन जाना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करें, जिस बातचीत के नतीजे में जम्मू कश्मीर का ये मसला और खासकर बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे शांति बने रहे, वहाँ पे पीस बना रहे। अभी तक जनाब जो सीज फायर की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कागजी सीज फायर है, अमली जामा तो इसको आजकल पनाया नहीं जा रहा है। यहाँ से हाउस से ये मांग जानी चाहिए कि इस सीज फायर जो वाजपेयी साहब ने उस वक्त पाकिस्तान से बात करके जम्मू कश्मीर की रियासत को दिया, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत ने इसको आगे चलाया। हमारी मांग ये होनी चाहिए कि इस सीज फायर को एक अमली जामा पहना के जो सरहद पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात हैं उन पे काबू पाया जाना चाहिए। इतना ही। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत में खवातीन की मदद के लिए हुकूमत ने 181 हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का फैसला लिया और उसकी मदद से खवातीन किसी भी मुश्किल हालात से निमट सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। ममलकती वजीर बराए समाजी फलाह बहबूद आसिया नक्काश ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही खवातीन के लिए होम शेल्टर का भी इंतजाम किया जाएगा। इधर कुलगाम में मुबैना सेक्स रैकेट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुलगाम पुलिस ने इस हवाले से खातून समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इस मामले में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता माह यह मामला उस वक्त रोशनी में आया जब एक शख्स ने कुलगाम थाने में अपनी लड़की के अगवा और जिनसी इस्तेहसाल का मामला दर्ज कराया। शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को बनिहाल से बरामद किया। लड़की ने अपने बयान में एक पुलिस अफसर के साथ कुछ सियासी शख्सियत का भी नाम लिया है। मुतासिरा के वालिद का इल्जाम है कि उन्हें और उनकी लड़की को ब्लैकमेल करने की धमकी दी जा रही है। मुतासिरा के वालिद का कहना है कि मंसूबाबंद तरीके से बड़े लोगों की शय पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। तो उधर कुलगाम सेक्स रैकेट मामले में मुतासिरा खवातीन ने पुलिस अफसरान और सियासतदानों के शामिल होने का इल्जाम लगाया, जिसमें कि कुलगाम से पीडीपी एमएलए मजीद पैदार के शामिल होने का इल्जाम लगा है। इस पर मजीद पैदार ने कहा कि मुझे पुलिस पर भरोसा है और जो भी लोग इस वारदात में शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर मजीद से गुफ्तगू हमारे नुमाइंदे सैयद तजमुल ने। रियासती असेंबली में मामलात और भी रहे, लेकिन एक आरोप और इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे एक क्लिप है जिसमें एक लड़की को कुलगाम का बताया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है उसका जिनसी इस्तेसाल हो रहा है, और या तो उसे बतलाया जाता है या बताने की कोशिश की जाती है कि क्या इसमें सियासतदान भी मौजूद हैं, पुलिस अफसर भी मौजूद हैं। हमारे साथ अब्दुल मजीद पडर हैं जो मुतल्लिका एमएलए हैं। एमएलए साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये जो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हुई है, आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं? मैंने भी कल ये क्लिप देखी है। सबसे पहले मैं इसको मजम्मत करता हूँ क्योंकि ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं। ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए। जितना मजम्मत चाहिए एक इंसान को, इस चीज़ को मजम्मत करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो है, जो हमने मीडिया में भी मीडिया में सुना है, सोशल मीडिया में जो सुना है कि कहीं किसी ने किसी को बोला, इसमें सरासर मैं ये बता दूंगा, मैं आज अपने गरीब को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हरकतों से बाज रहे। क्यों किसी का इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर गलत है। इस वक्त जो पुलिस के हाथ में ये केस है, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए, पूरा तह तक जाइए, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझे साहब, उस लड़की को पूछने वाले ने पूछा है कि क्या इसमें अब्दुल मजीद पडर भी हैं, एसएसपी साहब भी हैं, एसएचओ साहब भी हैं, तो क्या माने कि ये सवाल यहीं से अल्फाज उगलाने की कोशिश की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको यहाँ से ही मुंह में कोई बात किसी मीडिया वाले ने डाली है। आप बताओ, इसमें पॉलिटिशियन का हाथ कहीं मत है? आप बताओ, कहीं पुलिस का हाथ मत है? उसको इधर से ये मुंह में बात डाली गई है। फिर उसने बोला कि हाँ मुझे लगता है इसमें पॉलिटिशियन होगा। उसने बोला है कि कहीं पुलिस भी होगा इसमें, मगर लेकिन उसको इधर से ही मुंह में ये बात डाली गई है। तो आप क्या पुलिस लेवल पे किस किस्म की तहकीकात चाहते हैं ताकि इस तरह की जो सिचुएशन है फेस? मैं पुलिस से मुझे पूरा भरोसा है अपने पुलिस पर। मैं पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी इसमें मुलव्वस होगा सख्त से सख्त सजा दिया जाए।
और आखिरी सवाल है कि ये कमसिन बच्चियां जो हैं इस तरह से बयानात वगैरह उनके आते हैं, एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। डेफिनेटली मैंने सबसे पहले आपको बता दें कि मैं इस चीज़ का कंडेम करता हूँ। वो हमारी बेटियां हो सकती हैं, मेरी बहनें हो सकती हैं, तो लिहाजा ये चीज़ दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद पाटर MLA पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनका मानना है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे ये क्लिप आई है इसकी तहकीकात होनी चाहिए और लम्हा फिक्रिया यह है कि ये कमसिन बच्चियां इस तरह के बयान जारी करते हैं जो कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है, जिस पे गौर खोज करने की सख्त जरूरत है। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। अवंतीपुरा पुलिस ने पामपोर और खरेवा इलाके में हिफाजती दस्तों पर ग्रेनेड फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। खुफिया जराये से मिली इत्तला के बाद मकामी पुलिस ने CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स के जरिए मुश्तरका कार्रवाई में सज्जाद अहमद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। SSP के मुताबिक पूछताछ के दौरान सज्जाद ने कबूल किया कि उसने दीगर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ग्रेनेड हमला किया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि सज्जाद और उसके साथियों के दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक था। इधर कठुआ के हीरानगर में 8 साल की नाबालिग आशिफा के जिनसी इस्तेहसाल और कत्ल के मामले में गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों ने ऑल ट्राइबल को ऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनका कहना है कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द असली मुलजिमों को गिरफ्तार करे और उन्हें सख्त सजा दे। साथ ही पुलिस इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक इस मामले में एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? लोगों ने इस असेंबली सेशन में फॉरेस्ट एक्ट लागू करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि जब तक आशिफा को इंसाफ नहीं मिलेगा और फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होगा, उनकी हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए डिप्लोमेसी चलाई जा रही है ताकि दोनों मुल्कों के बीच सफारती ताल्लुकात बेहतर हों और इसी मकसद से पूरे हिंदुस्तान से 20,000 से ज्यादा स्काउट और गाइड हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि रियासत जम्मू कश्मीर से भी 13 स्काउट और गाइड शामिल हैं जो कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन अहम बात यह कि बच्चे खुद के पैसे खर्च करके हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, जबकि दीगर रियासती हुकूमत बच्चों का खर्च उठा रही है। इस मसले पर गाइड का कहना है कि जब तक हुकूमत के वज़राओं से बात की गई लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं दी। और इस मसले पर रियासती वजीर जावेद मुस्तफा मीर से बात की गई तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि हुकूमत से बात करके बच्चों को खर्च हुआ पैसा दिलाने की वो कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत की ओर से ऐसे किसी सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पर कोशिश करूंगा। बात की जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बांग्लादेश में। अब रियासती वजीर के पास चलते हैं। जावेद साहब, एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है कि स्टेट से कहीं से भी शुरुआत हुई हो, 12-14 बच्चे तो कम से कम जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक खुशायंद कदम है। हमारी जो बच्चे हैं स्पेशली वॉलंटियर कर रहे हैं, इनको फिलहाल स्टेट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है एज गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं इस पे सोचूंगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई ना कोई मदद तो मिलनी चाहिए और मिलेगी भी इंशाल्लाह। आपके डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि 14 वॉलंटियर्स ब्रांड एम्बेसडर्स आपके जा रहे हैं और जो कुछ वहाँ से सीख के आएंगे, आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ी तो शायद इनसे हमें सीख मिलती है, अगर कि इनकी उम्र कम ही हो। देखिए, मैं अगर मैं वापस अपने बचपने की तरफ जाऊं, जब मैं छोटा था जी, तो उस वक्त जो मैंने सीखी सिखाई है वो आज तक मैं भूला नहीं हूँ और वो काम आता है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट बन के जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहता हूँ इत्मीनान की बात है और खुशी की बात। मैं पर्सनली कहूँगा मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके साथ मुझे तकलीफ इससे ज़्यादा वो हुई कि हम इनको अब तक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनको एक प्रॉपरली सपोर्ट मिले। जब भी ये बच्चे जाएं, इनको तरीका ऐसा निकाला जाए इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन में कि इनको सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मुस्तफा मीर मुख्तल का वजीर बता रहे हैं कि अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है आज के इन बच्चों के दौरे बांग्लादेश से, लेकिन जो ज़रूरियात और एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें जो इनकी थी वो अभी तक बाहर नहीं आई, लेकिन आगे का जो प्रोग्राम होगा उसमें उसका खास ख्याल रखा जाएगा। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू।
एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और आइए अब नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। राज्यसभा में बीजेपी सदर अमित शाह का जोरदार खिताब। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपोजिशन को बोलती बंद की। कहा, मुस्लिम खवातीन के हक के साथ हो तो बताओ, कल ही लेकर आएंगे ट्रिपल तलाक बिल। राज्यसभा में अपने पहले खिताब में अमित शाह ने गिनाई सरकार की उसूलियाबियां। कहा, हम अच्छा लगने के लिए नहीं, अच्छा होने के लिए काम करते हैं। गरीबों के फरोग में लगी है मोदी सरकार। पार्लियामेंट में जमकर हुई पकौड़ा पॉलिटिक्स। अमित शाह ने कहा, बेरोजगारी से अच्छा है नौजवान मेहनत करके पकौड़े ही बेचें। अमित शाह ने कहा, पकौड़े बेचना शर्म की बात नहीं, जो पकौड़े बेचेगा उसकी अगली पीढ़ी कारोबारी बनेगी। चाय बेचकर मोदी वजीर आजम बने। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में कैप्टन कपिल कुंडू समेत 4 जवान शहीद, 2 राइफलमैन और 1 हवलदार भी शहीद। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने गैर ऐलानशुदा जंग छेड़ा। राजौरी से लेकर पुंछ तक सरहद पार से फायरिंग। पाकिस्तान ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। 15 साल की बच्ची और 1 जवान भी जख्मी। शहीदों की शहादत पर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा। कांग्रेस ने कहा, जवानों को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में किया एहतजाज। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग। शहीद कपिल के घर के बाहर मातम लगाए गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। वहीं शहीद शुभम सिंह के आबाई गांव मुकुंदपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा। बिलखुसूस नौजवान अपने साथी की शहादत से बेहद नाराज। एमएलए इंजीनियर राशिद आशिफा रेप और कत्ल के मामले में भूख हड़ताल पर ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर से मिलने पहुंचे। बॉर्डर पर हो रही फायरिंग पर एमआईए इंजीनियर राशिद ने कहा कि भारत पाकिस्तान आपस में करे बात, जंग से दोनों मुल्कों को नुकसान। त्राल के दूरदराज के इलाके भतनूर में महकमा पीडीडी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। तकरीबन 30 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली सप्लाई मुतासर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर काम कर रहे मुलाजमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी से हटाने का दिया गया हुक्म। मुलाजमीन ने कहा कि इस कदम से हम हो जाएंगे बेरोजगार। रांची में मुनक्किद नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में शामिल होकर लौट रही तालिबात की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। एक शख्स की मौके पर ही मौत, कई खिलाड़ी जख्मी। बांदीपोरा में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से नौजवानों को बेदार करने के लिए प्रोग्राम का एहतमाम। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मकामी नौजवानों को किया जाता है बेदार, होती है काउंसलिंग। पत्तन में आर्मी की जानिब से प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कम रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग कैंप का इनेकाद। हजारों की तादाद में नौजवान शामिल। कुलगाम सेक्स स्कैंडल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने जांच कमेटी बनाने का मुतालबा किया। इस पर सियासत न करके मुलजिमों को पकड़ने की अपील की। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने 27% रिजर्वेशन को नाफिज करने की मांग को लेकर रैली की मुनक्किद। कुंजर पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करके भारी तादाद में मंशियात जब्त की। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 6ठी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में एक बार फिर से टॉम क्रूज का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। 55 साल के टॉम क्रूज फिल्म में फिर से मिशन पर हैं और कार से लेकर बाइक और पहाड़ों तक पर हैरतअंगेज एक्शन करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में भी पद्मावत का जलवा। बास्केटबॉल मैच में घूमर गाने पर हुआ डांस। और अंडर 19 आलमी कप जीत कर टीम इंडिया वतन वापस लौट आई। थोड़ी देर पहले मुंबई एयरपोर्ट पर टीम के खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल।
पृथ्वी शॉ की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया को चौथी बार आलमी कप का मिला खिताब। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।